और उसे सांत्वना देता है। साजुन उसे सीईओ कहकर उत्साहित करता है। तेओ यह सुनकर खुश हो जाता है कि वह फिर से सीईओ बन गया है। लेकिन साजुन यह भी बताता है कि यह प्रमोशन केवल 1 घंटे के लिए है। हालांकि अगर वह अच्छा काम करेगा तो इस प्रमोशन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिर वह तेओ को अपनी गोद में बैठाता है और बनीज दोनों साझेदारों को सेवा देने के लिए मछलियां लाती है, जिन्हें वे कैंप फायर में पकाएंगे। हमारा लड़का सीईओ को दुलार करता है, उसे बॉस ट्रीटमेंट देता है और उसे एक ट्रीट ऑफर करता है, जिससे वह अपनी गोद में आराम से बैठता है। जैसे ही वे कैंप फायर के पास बैठते हैं, उसे वह अत्यधिक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है जिसके वह हकदार है। तेओ खुशी से झूम उठता है, यह मानते हुए कि यही एक सीईओ होने की ताकत है। जैसे ही साजुन उसके मुंह में ट्रीट डालता है, तेओ कहता है कि यह सबसे अच्छा चीज है जो उसके साथ कभी भी हुआ है। जबकि बिल्ली दुलार में सजीव होती है, वह कुछ ग्रिल्ड मछली चाहता है, जिस पर साजुन तुरंत मछलियां ग्रिल करना शुरू कर देता है। जैसे ही यह सब हो रहा होता है, साजुन उससे यह सवाल करता है कि उसने 38वीं मंजिल तक बिना लड़ाई किए कैसे पहुंचाया, जिस पर बिल्ली जवाब देती है कि उसके पास एक पैडलर प्रमाण पत्र है। पैडलर प्रमाण पत्र के बारे में सोचते हुए तेओ अपना बैज दिखाता है। फिर वह समझाता है कि पैडलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक उच्च सदस्यता शुल्क देना होता है ताकि उसकी स्थिति बनी रहे। जितना ऊंचा स्तर, उतना अधिक शुल्क होता है और पैडलर को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पैडलर प्रमाण पत्र धारकों को एसोसिएशन से सुरक्षा और कई सेवाएं मिलती है। वह यह भी बताता है कि पैडलरों को राक्षसों के हमलों से सुरक्षा मिलती है। साजुन उसे हंटर लाने के बारे में पूछता है, लेकिन तेओ मना करता है और बताता है कि यह संभव नहीं है। इसके बाद बिल्ली एक और राज खोलती है कि पैडलर एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए पैडलर प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वह आगे यह भी बताता है कि यह रास्ता 38वीं मंजिल से 5 दिनों में यहां आने का एकमात्र तरीका है। जिज्ञासु साजुन यह पूछता है कि वह किस मंजिल पर है, और तेओ यह रहस्योद्घाटन करता है कि वे टावर की 99वीं मंजिल पर है। ऐसा लगता है कि तेओ ने पहले ही जान लिया था कि गुफा कहाँ है। साजुन यह सुनकर चौंक जाता है और गुस्से में अपने आप को बैठा लेता है, जैसे कि वह अपराध बोध महसूस कर रहा हो। तेओ उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो साजुन कहता है कि उसने सोचा था कि वह 38वीं मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तेओ, जो हंटर्स की तरह अपने वे पॉइंट का उपयोग नहीं कर सकता था, 10 दिनों में वापस लौट आया था। वह टूट चुका है, लेकिन खुद को संभालता है और अपने आप को यह समझाता है कि अब जो मंजिल वह जान चुका है, उससे कुछ भी नहीं बदला। सोच में खोया तेओ उसे वास्तविकता में लाने के लिए उसकी गाल पकड़ता है और उसे झकझोर कर कहता है कि ध्यान न भटकाए, क्योंकि उसकी मछलियां जल रही हैं, जो उसकी साप्ताहिक वेतन है। फिर भी चौंका हुआ साजुन मछलियां ग्रिल करता है और सोचता है कि हंटर अब तक डंगोन की 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि वह 99वीं मंजिल पर फंसा हुआ है और वह टावर छोड़ने के बारे में सोचता है। उसके दुखी विचारों को तोड़ते हुए तेओ उसे बताता है कि मछलियां अच्छी तरह से ग्रिल करे और इस बार उन्हें जलने न दे। लेकिन साजुन उसे आदेश देने से रोकता है और बड़बड़ाता है कि वह 1 घंटे पहले सीईओ नहीं रहा। तेओ गहरी सांस छोड़ता है और साजुन के पेडलर बैच पर ध्यान देते हुए एक नया विचार उसके दिमाग में कौंधता है। साजुन सोचता है कि वह भी एक पेडलर बन सकता है। दृश्य अचानक बदलता है और हमें डंगोन की दूसरी मंजिल पर ले जाता है, जहां हंटर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वे किसी तरह जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वापस लौटने के रास्ते में बहुत सारे राक्षस हैं। इस दौरान 2 पैडलर और अच्छा पहनावा पहने लोग आते हैं और हंटर से पूछते हैं कि क्या उन्हें मदद चाहिए। वह दोनों डंगोन में प्रसिद्ध पैडलर हैं, जिनके नाम हैं साजुन पार्क और उसका दोस्त तेओ, पीला बिल्ली। जैसे ही हंटर उन्हें पहचानते हैं, वे मानते हैं कि ये दोनों सच में खोए हुए हंटर्स को टावर में ढूंढते हैं और उनके पास खाने के सामान जैसे शकरकंद, चेरी टमाटर और हरी प्याज हैं, जिन्हें वे बेचते हैं और डंगोन सिक्के कमाते हैं। हालांकि यह पूरा दृश्य साजुन की बनावटी सोच का परिणाम है और लगता है कि बेचारा लड़का यह भी नहीं जानता कि उसका नाम एक उत्पादक के रूप में हंटर को या किसी और को नहीं बताया जा सकता, जो उसकी वस्तुएं खरीदते हैं। साजुन अपनी मुट्ठी भींचता है, अपनी दूरदर्शिता से भरे विचारों से उत्तेजित हो जाता है
और तेओ से पूछता है कि क्या वह भी पैडलर बन सकता है। लेकिन साजुन के पेट में उम्मीद का ज्वाला बुझ जाता है जब तेओ उसे एक और राज बताता है कि जो लोग डंगोन के बाहर से आते हैं वे कभी भी पैडलर नहीं बन सकते, जबकि डंगोन में जन्मे लोग जैसे तेओ पैडलर बन सकते हैं। उसे इस जानकारी के न होने पर उसका उपहास उड़ाते हुए लड़का फिर से अपनी चौकसी खो देता है और टूटने लगता है। उसे छेड़ने के लिए तेओ उसे बताता है कि वह कभी भी पैडलर नहीं बन सकता, क्योंकि वह नहीं हो सकता। अचानक सान का शरीर कांपने लगता है और उसके अंदर का गुस्सा उबलता है। वह अपने बाल पकड़ लेता है और एक पादिल की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, डंगोन को गाली देते हुए, जो उससे ऐसा करता है। बनीज खेत पर काम कर रहे होते हैं और वे उसकी चीख सुनते हैं, जो गहरी उदासी में डूबा हुआ है। उसकी चीख डंगोन में गूंजती है, जबकि एक व्यवस्थापक, जो लगता है कि उसे टमाटर के स्कीवर्स खाने में मजा आ रहा हो, थोड़ी देर के लिए रुकता है, यह मानते हुए कि उसने कोई शोर सुना है। अंत में वह शांत हो जाता है और अपने आप को शांत करता है, जबकि सभी बनीज और मधुमक्खियां उसे घूरती हैं। वहीं गरीब तेओ, जो उसकी चीख से डर गया था, ब्लैक बनी के सिर पर कूद जाता है। हमारे फेला, जिसने बहुत कुछ सहा है, इस पर गहराई से सोचता है और फैसला करता है कि कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने अपने लिए टावर में जाने का रास्ता चुना है। अनचाहे होकर और अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश न करके वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है और डंगोन में अपना शेष जीवन बिताने का फैसला करता है। अगला दृश्य एक ऑफिस में दिखाई देता है, जहां एक आदमी अपने कुर्सी पर बैठा होता है और जादुई चेरी टमाटरों के बारे में पूछता है, जो हंटर्स के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एक औरत जो सोफे पर बैठी होती है उसका समर्थन करती है और बताती है कि उसका भाई फीनिक्स गिल्ड का सदस्य है, जिसने ये टमाटर एक पैडलर से खरीदे थे, जिसे वह डंगोन में मिला था। पता चलता है कि ऑफिस में आदमी माइकल मैक्लेरन है, जो गैगल का उपाध्यक्ष है, जो एक खाद्य कंपनी है। वहीं वह औरत, जिसका नाम जेनिफर है, ईस्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। जेनिफर तुरंत बात को सामने लाती है और याद दिलाती है कि वह आइटम स्टेटस विंडो नहीं देख सकती है। इस पर माइकल स्टेटस विंडो खोलता है और पता चलता है कि ये जादुई चेरी टमाटर हैं। उपाध्यक्ष हैरान होकर स्क्रीन को देखता है, जबकि जेनिफर आगे बढ़ती है और बताती है कि राष्ट्रपति ने डंगोन की मिट्टी से आवश्यक तत्व निकालने में असफल रहे हैं, लेकिन एक त्वरित शोध के साथ उसने उत्कृष्ट डेटा हासिल किया है। गुस्से में माइकल मैक्लेरन पूछता है कि उसे यह दिखाने का क्या मतलब है, जब वह आसानी से बाजार को नियंत्रित कर सकती है। जेनिफर उससे मांग करती है डंगोन फार्म परियोजना के लिए, जो उसके पिछले असफल प्रयासों में से एक है। इस पर उपाध्यक्ष हैरान होता है कि उसे कैसे पता चला, जबकि वह कहती है कि समय आ गया है ताकि वह राष्ट्रपति का विश्वास वापस जीत सके, जो माइकल के पिता है। मजबूत होकर वह उसे धमकाती है, यह कहते हुए कि बोर्ड के विभाग में जल्द ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जो उसके बीमार पिता की जगह लेगा। वह माइकल से पूछती है कि क्या ये चेरी टमाटर स्वादिष्ट दिख रहे हैं, जिस पर उपाध्यक्ष अपनी मुस्कान दिखाते हुए जवाब देता है कि टमाटर स्वादिष्ट हैं, क्योंकि वह उन्हें खा रहा है, हंसते हुए। सीईओ की धमकी के कारण माइकल इन जादुई टमाटरों के प्रेम में पड़ जाता है और उनसे और टमाटर लाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे चुप करा देती है, कहकर कि उसे और टमाटर डंगोन से खुद लाने होंगे, क्योंकि उसने भी उसके चेरी टमाटर खा लिए हैं। अगला दृश्य हमें उस गुफा में ले जाता है, जहां सान अंततः गुफा में बसने और आसपास के क्षेत्र की खोज करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि मुद्दों को एक एक करके संबोधित करें और दैनिक आवश्यकताओं को एकत्र करें, यह मानते हुए कि डंगोन के आसपास के वातावरण की जांच करना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे लड़के पूछता है तो तेओ बताता है कि गुफा के पास कोई राक्षस नहीं है, लेकिन एक राक्षस जो दूर रहती है। यह एक क्रिम्सन ग्रिजली भालू है। जैसे ही साजुन यह सुनता है, वह उस रात के रेड बियर को याद करता है, जो ब्लू मून के दौरान मिल चुका था, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। डर के साथ तेओ बताते हैं कि क्रिम्सन भालू एक डरावना राक्षस है, क्योंकि वह उसे घूरता रहता है जब भी वह पास से गुजरता है, जिससे बनीज भी डर जाते हैं। इसके बाद साजुन सोच में पड़ जाता है और मानता है कि अभी गुफा छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। सोचते हुए हजारों चेरी टमाटर जल्द ही खिलेंगे
और अधिक फूलों से जहरीली मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी। वह सोचता है कि वह मधुमक्खियों को निरीक्षण के लिए भेजे ताकि वे गुफा के आसपास के क्षेत्र की जांच कर सकें और उनके क्षेत्र से राक्षसों को दूर रख सकें। वह सोचता है कि हरे प्याज की रस्सी का उपयोग करके, जो एक पेड़ से बंधी हुई है, गुफा से भागने का रास्ता निकाले। जैसे ही मधुमक्खियां उसे ऊपर खींचती हैं, वह अपने विचारों से बाहर आता है और तेओ को कुछ महत्वपूर्ण मिशन सौंपता है, यह कहते हुए कि केवल एक सीईओ ही इन मिशनों को संभाल सकता है। तेओ, जो सीईओ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और मिशनों को करने के लिए सहमत हो जाता है। अगला दृश्य हमें डंगोन की 38वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां कुछ दिन बाद हम कई हंटर्स को देखते हैं जो अपने शिविरों में बैठकर आग के पास आराम कर रहे होते हैं। टेओ ऊपर से उन्हें देखता है और महसूस करता है कि अब पहले से ज्यादा लोग हैं, यह सोचते हुए कि उसके लिए ज्यादा खरीदार होना अच्छा है। पल भर में वह जमीन पर कूदता है, हंटर्स को अपनी एंट्री से चौंका देता है और सभी का अभिवादन करता है। हंटर्स उसे पहचानते हैं और उसके पास दौड़ते हुए आते हैं, जिनमें अन्य गिल्ड्स के हंटर्स भी शामिल होते हैं। चेरी टमाटरों के लिए एक झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक यह घोषणा करता है कि वह सबको टमाटर देगा। उसके पास डंगोन सिक्कों से भरा बैग है। डंगोन में चीजें तेज हो जाती है, क्योंकि एक और हंटर उसे लाइन को छोड़कर अपनी बारी का इंतजार न करने के लिए चिल्लाता है। सिक्कों से भरे बैग वाला लड़का अपनी खुद की नियमावली लगाता है और कहता है, जो पहले आएगा उसे पहले सेवा दी जाएगी, और वह फीनिक्स गिल्ड के हंटर को चुप करा देता है, यह बताते हुए कि उसकी गिल्ड 38वीं मंजिल की मालिक नहीं है। जबकि यह झगड़ा जारी रहता है, तेओ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी हंटर्स को बुलाता है। पैडलर यह उद्घोषणा करता है कि उसने यहां चीजों को बदल दिया है, जिससे हंटर्स चकरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि पैडलर क्या कह रहा है। कुछ समय बाद तेओ एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है। वह घोषणा करता है कि वह 500 जादुई चेरी टमाटर उन इंसानों को बेचेगा जो इसके लिए सबसे अधिक कीमत देंगे, जिससे हंटर्स में घबराहट फैल जाती है। वह आगे कहता है कि जिन हंटर्स के पास पैसे नहीं हैं, वे जा सकते हैं, और अपने बैग से चेरी टमाटरों की टोकरी निकालता है। तेओ बोली शुरू करता है, 500 टमाटरों के लिए 35 डंगोन सिक्के। हमारा लड़का फिर बताता है कि चेरी टमाटर डंगोन के बाहर उतने लोकप्रिय हो गए थे जितना उसने सोचा नहीं था, और एक इंसान ने उसे किट्टी ट्रीट्स के साथ जीतने की कोशिश की थी। जैसे ही बनी चेरी टमाटर की फसल उगाते हैं, वह सोचता है कि फल के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपूर्ति सीमित होती है तो मांग बढ़ती है, और नीलामी ऐसी परिस्थितियों से लाभ कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। साजुन और ब्लैक बनी अपने ड्रिंक का आनंद लेते हैं और तेओ को एक मिशन पर भेजते हैं ताकि वह उसकी वास्तविक बिक्री क्षमता देख सके। ड्रिंक खत्म करने के बाद वह फिर से काम पर लौटता है और ब्लैक बनी रात के खाने की तैयारी करता है। एक अतिरिक्त कार्य आता है जब व्यवस्थापक एक गिलास जादुई चेरी टमाटर शहद के साथ मांगता है। वही ड्रिंक जो साजुन ने पहले तैयार किया था, उसे एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में इनाम के रूप में देने का वादा करता है। हालांकि साजुन इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि टमाटर का जूस बनाने में पर्याप्त समय लगता है और उसे काम पर लौटना है। डंगोन ड्रैगन दृढ़ दिखाई देती है और उसे कार्य पूरा करने के लिए मजबूर करती है, एक शानदार क्षमता के रूप में पुरस्कार देने का वादा करती है और उसे ललचाते हुए यह बताती है कि यह अनोखा इनाम है। साजुन को यह संदिग्ध लगता है, क्योंकि व्यवस्थापक लगातार पुरस्कार पर जोर देती है, लेकिन वास्तव में वह टमाटर के जूस के लिए लालायित है। जब साजुन अपना इनाम मांगता है तो टावर मैनेजर स्पष्ट रूप से कहता है कि डंगोन नीति के अनुसार उसे पुरस्कार जीतने के लिए कार्य पूरा करना होगा, और व्यवस्थापक माफी मांगते हुए यह कहते हुए कि नियम नियम है और वह उन्हें बदल नहीं सकती। वह उसे विश्वास दिलाती है। हमारा लड़का फिर से चेरी टमाटर फार्म की ओर बढ़ता है, यह सोचते हुए कि उसने 50 जादुई चेरी टमाटरों का शहद के साथ जूस बनाया और उसे अपने साथी बनीज के साथ साझा किया। वह यह मानता है कि व्यवस्थापक शायद इस स्वादिष्ट ड्रिंक के बारे में सोच रही है। यही कारण है कि वह जूस के लिए इतनी जिद कर रही है। चेरी टमाटर को स्टोर से बाहर निकालते हुए वह जूस को सक्रिय करता है। जैसे ही वह टमाटरों को जोर से निचोड़ता है और शहद की मक्खी जूस में शहद की बूंदें डालती है,
वह ताजे और स्वादिष्ट जादुई टमाटर का जूस तैयार करता है और व्यवस्थापक को प्रस्तुत करता है। शहद के साथ चेरी टमाटर का जूस ताजे कुचले हुए चेरी टमाटरों का गाढ़ा जूस होता है और रानी मधुमक्खी का शहद जूस को मीठा करता है। साथ ही चेरी टमाटरों के टुकड़े इसे एक बेहतरीन बनावट देते हैं। व्यवस्थापक इस अविश्वसनीय टमाटर जूस को लेकर उत्साहित होती है और अधीरता से इंतजार करती है। व्यवस्थापक जूस को लेती है, जबकि साजुन सोचता है कि टावर मैनेजर किस तरह का जानवर है। एन स्वादिष्ट टमाटर का जूस पीते हुए मीठे और तीखे स्वाद पर मोहित हो जाती है और उसकी तारीफ करती है कि यह कितना स्वादिष्ट है। हमारा लड़का राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे यह स्वाद पसंद आया। फिर वह इनाम खोलता है और एक विशेष व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करता है, जो कि मधुमक्खी पालन है। हैरान सजन हवा में सांस खींचता है और इस क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए स्थिति विंडो पड़ता है, क्योंकि सभी अंक उसके पक्ष में गिरते हैं। यह उसे चिंतामुक्त करता है क्योंकि उसने सोचा था कि जब वह गुफा छोड़ेगा तो मधुमक्खियां उसके साथ नहीं रहेंगी। व्यवस्थापक अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करती है और सजन उसकी उदार भेंट के लिए आभार व्यक्त करता है। ब्लैक ड्रैगन जादुई गेंद के माध्यम से उसे देखती है, जिससे एन खुश हो जाती है। एन फिर सोचती है कि वह उसके लिए एक और टमाटर का जूस शहद के साथ मंगवाए, लेकिन सेजन के सवालों द्वारा उसे बाधित किया जाता है। जब वह व्यवस्थापक से पूछता है कि क्या वह एक सूअर है जिसके पास पंख हैं, इससे वह गुस्से में आ जाती है और जादुई गेंद के माध्यम से उसे घूरती है। उसे मूर्ख और बेवकूफ कहती है और उसे जाने को कहती है। बेचारा सजन, जिसे यह नहीं पता कि वह क्यों गुस्से में है, चौंका हुआ रह जाता है, जबकि व्यवस्थापक गुस्से में साइन ऑफ कर देती है। अगला दृश्य हमें डंगोन की 38वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां पैडलर कैट 1500 चेरी टमाटरों की नीलामी की घोषणा करता है, जिससे हंटर्स चौंक जाते हैं। इस बीच डोमशिक, जो पीछे खड़ा है, घबराया हुआ है, यह सोचते हुए कि अगर वह इन टमाटरों को नहीं जीत पाया तो उसकी बेटी उसे निराश होगी। वह जल्दी से हाथ उठाता है और 500 चेरी टमाटरों के लिए 41 डंगोन सिक्के पेश करता है। डोंगशिक अपने टीम के एक सदस्य से विनती करता है कि वह किसी भी हाल में टमाटर हासिल करे और बाद में पैसे का हिसाब कर लेंगे। लेकिन यह कट्टर प्रतिस्पर्धा यही नहीं रुकती है। जब एक हंटर, जो दूसरे गिल्ड से लगता है, 45 डंगोन सिक्के पेश करता है और लोग कीमत को 60 डंगोन सिक्कों तक बढ़ा देते हैं। डोमशिक अपनी टीम से और पैसे इकट्ठा करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी टीम के पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि उसने कुछ टमाटर उपहार में खरीदने का फैसला किया था। इस बीच नीलामी जारी रहती है, जब एक आदमी सूट में आता है और सबको चुप कर देता है। वह 500 जादुई चेरी टमाटरों के लिए 100 डंगोन सिक्के बिना हिचकिचाए पेश करता है। यह लगता है कि माइकल मैक्लेरन है, जो इन चेरी टमाटरों को खरीदने के लिए पूरी यात्रा करके आया है। ऐसा लगता है कि तेओ ने अपनी सबसे उच्च बोली प्राप्त की है, क्योंकि वह सबको अधिक बोली लगाने के लिए कहता है, लेकिन आखिरकार कोई भी उससे ज्यादा नहीं दे सकता। इस प्रकार तेओ सौदा 100 डंगोन सिक्कों पर बंद कर देता है। फिर ध्यान चेरी टमाटरों से हटकर सूट में आदमी पर जाता है, क्योंकि हंटर्स उसकी चर्चा करने लगते हैं और मानते हैं कि यह माइकल मैक्लेरन है, जिसे हंटर्स का प्रिंस भी कहा जाता है। जबकि डोमशिक उसे देखता है और सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इस दौरान डोमशिक क्रिस को देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, जबकि उसे इस उपसर्गन मिशन के लिए असाइन नहीं किया गया था। डोमशिक क्रिस से यह जानने पर चौंक जाता है कि उसकी बहन ने उसे पैडलर कैट को देखने के लिए भेजा था, यह जानते हुए कि क्रिस की बहन एक बड़ी कंपनी की सीईओ है। डोमशिक सोचता है कि चेरी टमाटरों के बारे में बात इतनी जल्दी कैसे फैली और ठान लेता है कि इस बार वह जीत कर दिखाएगा। क्योंकि 2 नीलामी बाकी है, दूसरी दौर की नीलामी शुरू होती है और तेओ खुशी खुशी चेरी टमाटरों की टोकरी पकड़े हुए है। नीलामी फिर से 35 डंगोन सिक्कों से शुरू होती है और इस बार डोमशिक 60 डंगोन सिक्के देने का प्रस्ताव करता है, ये ठानते हुए कि वह इस बार ये टमाटर जीत कर रहेगा। लेकिन यह सब बेकार जाता है, क्योंकि माइकल आगे बढ़ता है और कोई भी हंटर उससे ज्यादा की बोली नहीं लगा सकता। 100 डंगोन सिक्कों में दूसरे दौर की नीलामी बंद कर देता है। डोमशिक हताश होकर अपने सदस्यों से पूछता है कि क्या किसी के पास पैसे हैं, लेकिन कोई भी उसके पास उतने डंगोन सिक्के नहीं होते। तीसरी नीलामी बिना शुरू हुए समाप्त हो जाती है, जब हंटर्स का प्रिंस 300 डंगोन सिक्कों में 1500 जादुई चेरी टमाटर लेने की मांग करता है और सौदा बंद कर देता है।
डोमशिक इस स्थिति से दुखी हो जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी को प्रभावित करना चाहता था, जिस पर उसकी टीम के एक सदस्य उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि वह अगली बार कोशिश कर सकता है। मैक्लेरन के साथ आए श्रमिक सभी चेरी टमाटरों को पैक करते हैं, जबकि माइकल एक शरारती मुस्कान के साथ एक चेरी टमाटर पकड़ता है और सोचता है कि ये फल शानदार उत्पाद है और उसे खुशी है कि वह इन्हें लेने आया। वह अपनी टीम को पहले मंजिल की ओर जाने का आदेश देता है। इस बीच तेओ, जो पल भर में सब कुछ बेच चुका है, वापसी के रास्ते में पहले वाली लड़की से मिलता है। वह उसे अभिवादन करती है और पैडलर कैट उसे तुरंत पहचानता है और उसका नाम याद करता है, जिसे उसने सही करते हुए सुया बताया। वह तेओ की सराहना करती है कि उसने उसका नाम याद रखा और उससे कहती है कि वह उसके साथ और ज्यादा सेल्फी ले। वह उसे किटी ट्रीट्स दिखाती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। किटी ट्रीट्स को देखकर खुश तेओ सोचता है और इस स्वादिष्ट प्रस्ताव को ठुकरा देता है, उसे यह बताते हुए कि उसे ट्रीट्स की जरूरत नहीं है। हैरान सुआ तेओ से पूछती है कि क्या उसे वाकई किटी ट्रीट्स नहीं चाहिए, जिस पर वह बताता है कि ट्रीट्स की बजाय उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कॉफी कहा जाता है और स्टिक्स में आता है, जैसे किटी ट्रीट्स। वह हैरान होकर सोचती है कि एक बिल्ली कॉफी क्यों चाहती है और अपनी बैग से कॉफी के स्टिक्स निकालकर उसे दिखाती है और पूछती है कि क्या वह यही इंस्टेंट कॉफी के स्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। यह वह वही कॉफी स्टिक्स होते हैं जिनकी वह तलाश कर रहा था। फिर तेओ उससे और सवाल करता है कि क्या उसके पास नमक और मिर्च जैसे चीजें हैं। सुनकर सुआ और उसकी टीम के सदस्य चौंक जाते हैं कि बिल्ली ऐसी अजीब चीजें क्यों मांग रही है, लेकिन बिना किसी सवाल के वह उसे सभी चीजें देती है जो उसने मांगी थीं और पैडलर कैट उसका धन्यवाद करता है। तेओ को याद आता है कि सान ने उसे कुछ मिशन सौंपे थे और उनमें से एक यह था कि जब लोग सेल्फी मांगे तो बिल्ली उन्हें बदले में चीजें जैसे कॉफी, नमक और मिर्च मांगे। सान ने उसे वादा किया था कि यदि वह अच्छा काम करेगा तो उसे सीईओ बना दिया जाएगा। सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद तेओ को उम्मीद है कि अब वह सान की गोदी में अच्छा समय बिताएगा। फिर सुआ और प्यारी पैडलर कैट साथ में सेल्फी लेते हैं और सुआ उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे उसके साथ तस्वीरें खींचने दी। तेओ अपनी पंजे बाहर बढ़ाते हुए उसका धन्यवाद करता है। सुआ उसके मुलायम पंजों को देखती है और प्यार से उसका छोटा पंजा दबा देती है। नरम पंजे को दबाने के बाद सुआ ने उसे बहुत संतुष्ट करता है। तेओ उसे सवाल करता है कि क्या इंसान अपने पंजे छूने से बेहतर महसूस करते हैं, तो सुआ उसे बताती है कि इंसान अपने पंजों को छूने के बारे में खुश होते हैं क्योंकि वे नरम और प्यारे पंजे जैसे उसके छूने का अधिकार समझते हैं। हालांकि वह अपने मन में सोचती है कि बिल्लियां आमतौर पर नहीं चाहती कि लोग उनके पंजों को छुएं। सुआ के पंजों के बारे में कुछ तथ्य बताने के बाद प्यारी पैडलर कैट अपने पंजे को देखकर सोचता है कि उसके पास लकी पंजे हैं। इसके बाद सुआ के साथ आई दूसरी लड़कियां तेओ से सेल्फी के लिए पूछती हैं और कहती हैं कि उन्होंने भी उसे वही दिया जो उसने मांगा था। तेओ खुशी से सहमति देता है और उनके साथ तस्वीरें खींचता है। सेल्फी के बाद वह प्यारी सी बिल्ली अपना पंजा बढ़ाती है ताकि लड़कियां भी उसे छू सकें और बदले में मुआवजा मांगती है। चतुर तेओ ने सभी चीजें ले ली जो लड़कियों ने उसे सेल्फी के लिए दी थीं और उनके मुलायम पंजों को छूने दिया। लड़कियां सोचती हैं कि वह कितना प्यारा है और तय करती हैं कि अगली बार किटी ट्रीट्स लाएंगी। धन्य दिन बिताने के बाद तेओ सोचता है कि वह निश्चित रूप से पूरे एक दिन के लिए सीईओ बनेगा और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है ताकि वह अपने बॉस द्वारा सौंपे गए अन्य मिशनों को पूरा कर सके। इस बीच सुआ पैडलर कैट के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट कर रही होती है जब तेओ उसके पीछे से चुपके से आता है, जिससे वह चौंक जाती है और सोचती है कि वह जा चुका है। तेओ उससे पूछता है कि क्या वह रिपब्लिक ऑफ कोरिया से है। इस पर सुआ सहमति जताती है और पूछती है कि वह इसके बारे में कैसे जानता है। तेओ बताता है कि वह उसे परिचित महसूस करती है। फिर तेओ सुआ से कुछ मदद मांगता है। अगला दृश्य गुफा में बदलता है जहां हम देखते हैं कि मधुमक्खियां चेरी टमाटर के बाद में मकरंद चूस रही है और फूलों से शहद गिराकर बोतल में भर रही हैं। सान अपनी मधुमक्खी पालन क्षमता के लिए इनाम प्राप्त कर रहा है, मधुमक्खियों को उनकी शानदार मेहनत के लिए सराहते हुए, और वह सोचता है कि वह मधुमक्खी पालन में लेवल अप हो गया है क्योंकि शहद प्रेमी की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है। वह यह भी नोट करता है कि उसने कुछ समय से क्वीन बी को नहीं देखा है और
सोचता है कि क्या वह प्रजनन कर रही है। क्षमता की स्थिति देखकर हम जानते हैं कि सजन अब 2 मधुमक्खी के छत्ते रख सकता है और इस तरह वह छत्ते को विभाजित कर सकता है और दोनों को रख सकता है। जैसे ही शहद की बोतल भर जाती है, सजन शहद रखने के लिए कंटेनरों की इच्छा करता है और उगाए गए गाजर को इकट्ठा करने के लिए बनीज को बुलाता है। हमारा लड़का एक बड़ा और स्वादिष्ट गाजर निकालता है और उसे काटने के बाद बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करता है। यह खुलासा होता है कि नीले चांद गाजर को निकालने के कुछ दिन बाद उन्हें अब सामान्य गाजर भी काटने को मिल रहे हैं। गाजर हाथ में लिए सभी बनीज चमकदार गाजर को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारा लड़का गाजर को सभी बनीज में बांटता है, जो अपनी पसंदीदा खाने के लिए खुशी से झूमते हैं। और हमारा लड़का भी खुश दिखाई देता है क्योंकि उसने गाजर उगाकर उन्हें गुफा में खाने के लिए अधिक विविधता प्रदान की है। गाजर पकड़े हुए बनी सजन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। एजिलिटी गाजर की फसल काटते समय एक सूचना खिड़की खुलती है जो यह बताती है कि दंजन में उगाए गए एजिलिटी गाजर पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से हर एक गाजर 10 ग्राम शरीर की चर्बी को घोल देती है और 10 मिनट तक एजिलिटी में 1 पॉइंट की वृद्धि होती है। इन्हें 1 घंटे में 10 बार प्रभाव डाला जा सकता है और हर बार 10 ग्राम चर्बी घुलती है और वजन में भी सुधार होता है। इस बीच सान और ब्लैक बनी गाजरों को चबाते हैं और हमारा लड़का समझता है कि ये गाजर न केवल चर्बी को तोड़ते हैं बल्कि वजन भी सुधारते हैं, यह मानते हुए कि अगर इन्हें बेचना शुरू किया जाए तो ये लोगों में बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं। इस दौरान मेहनती किसान बनी गाजरों की भरपूर फसल काटते हैं, उन्हें व्हील बैरों में भरते हैं और स्टोर में रखते हैं। गाजरों की तेजी से फसल काटते हुए ब्लैक बनी थककर जमीन पर गिर जाता है और सान उसे गाजर चुराते हुए देखता है और उसे बताता है कि वह गाजर चुराना बंद करे। डैडी बनी ब्लैक बनी के सिर पर मारता है क्योंकि उसने गाजर चुपके से खाई थी। इस बीच बनी गाजरों को स्टोर में रखते हैं और स्टोर पूरा हो जाता है। सान दिन खत्म करने का संकेत देता है, यह देखते हुए कि काम जल्दी पूरा हो गया है। सान का फार्म अब फल फूल रहा है और उसकी कड़ी मेहनत के बाद वह लेवल 10 तक अपग्रेड हो चुका है। साथ ही उसे इनाम भी मिलते हैं। हालांकि उसे एक अतिरिक्त क्वेस्ट प्राप्त होती है जो डंजन एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं है। सूचना खिड़की उसे चेतावनी देती है कि उसे लेवल 10 का ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट पूरा करना होगा, तभी वह एक ऑक्यूपेशनल ट्रेट प्राप्त कर सकता है और अगले लेवल पर जा सकता है। ऑक्यूपेशनल ट्रेट से परिचित होने के बाद सान सोचता है कि आमतौर पर हंटर्स को मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट मिलते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर सबजुगेशन, लेकिन यह उसके लिए एक अलग क्वेस्ट है क्योंकि वह एक किसान है। ब्लैक बनी को अपनी गोदी में आराम से बैठे हुए वह एक ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट प्राप्त करता है जो कि फार्म को 800 फीट तक बढ़ाने का है और वह मानता है कि यह एक आसान काम होगा। ऑक्यूपेशनल क्वेस्ट को पूरा करने के बाद सान और बनी कड़ी मेहनत से थककर काम पे हैं क्योंकि उन्हें अपना फार्म बढ़ाने का काम करना पड़ा। हमारा लड़का जो कमजोर दिखाई देता है उसे ढेर सारे इनाम मिलते हैं और अंततः उसे ऑक्यूपेशनल ट्रेट मिल जाता है जो हर 30 वर्ग फीट नए खेत के लिए है जिसे उसने लंबे समय से इंतजार किया था। फार्म पर काम खत्म करने के बाद सान और बनी जमीन पर पड़े होते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई ऊर्जा नहीं बची है और उन्होंने रास्ते में बची हुई गाजर की जड़ें भी लगा दी थीं। अब केवल एक समस्या है, वह यह कि उन्हें ज्यादा जमीन मिल गई है, जिसका मतलब है और काम। इस विचार से डरते हुए एरेल आउटती है और बनी को सोने के लिए कहती है और काम कल खत्म करने का निर्देश देती है। बनी अपने घर लौट जाते हैं और सान अपनी चादर लेकर सोने जाता है। एक थकाऊ दिन के बाद बड़े बनी अपने घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें दरवाजे से बाहर कर देते हैं। देखकर सान समझता है कि अब छोटे बनी बड़े हो गए हैं तो उन्हें अपनी जगह चाहिए। वह उन्हें रात को अपनी जगह पर सोने का प्रस्ताव देता है क्योंकि अब मिट्टी खोदने और अपनी जगह बनाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसी दौरान बड़े बनी सान के बिस्तर पर इधर उधर बिखर जाते हैं और वह उनके साथ सोते हुए अच्छा और गर्म महसूस करता है। अगला दृश्य डोमशिक को दिखाता है जो अपनी बेटी के लिए टमाटर नहीं खरीद सका और सोचता है कि वह क्या सोचेगी। इस बीच वह सोच में खोया होता है, तभी सुआ और पैडलर कैट तेओ उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि पैडलर कैट यहाँ क्या कर रहा है।
तेओ अपना पंजा फैलाता है और डोंगशिक को एक डील करने का प्रस्ताव देता है। यह कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि पैडलर कैट डोंगशिक को एक बहुत ही लाभकारी प्रस्ताव देता है। वह डोंगशिक को एक अनुबंध देता है और समझाता है कि उसे 50 मिलियन वॉन्सियन के पार्ट परिवार को सुसो जिले में देना होगा और उन्हें यह भी बताना होगा कि वह अच्छा कर रहा है। इसके बदले में उसे 50 दर्जन सिक्के और 200 जादुई चेरी टमाटर मिलेंगे। चेरी टमाटर को देखकर डोंगशिक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह सोचता है कि अब वह सबसे अच्छा पिता बन सकता है। हालांकि वह तेओ से पूछता है कि सियन पार्क क्या एक हंटर है जो डंजन से बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर तेओ को याद आता है कि सियन ने उसे सख्ती से कहा था कि वह यह नहीं बताए कि वह डंजन की 99वीं मंजिल पर रहता है। फिर तेओ जवाब देता है, बताते हुए कि सियन ने उसकी जान 40वीं मंजिल पर बचाई थी और उसकी कृपा का बदला चुकाने के लिए वह उसके लिए एक उपकार कर रहा है। यह सुनकर डोंगशिक चौंक जाता है और सोचता है कि वह नहीं जानता था कि 40वीं मंजिल पर एक हंटर भी है, और पूछता है कि क्या उसने टमाटरों को एक आइटम के रूप में पाया है। लेकिन तेओ इसे बताने से इनकार करता है और कहता है कि सियन पार्क एक अच्छा आदमी है जिनके पास कई रहस्य हैं। इस बीच डोंगशिक यह सोचते हुए खो जाता है कि शायद कोई भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, भले ही उसके गिल्ड के सबसे अच्छे सदस्य भी वहां पहुंचने की कोशिश करें। वह सोचता है कि उसने कभी ऐसे अच्छे हंटर के बारे में नहीं सुना, आधिकारिक रूप से मानते हुए कि वह एक सोलो हंटर है जिसका किसी गिल्ड से कोई संबंध नहीं है। वह उसे एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हंटर मानता है और इसे एक दुर्लभ अवसर मानते हुए उसकी नेटवर्क बनाने और उसे अपनी गिल्ड का सदस्य बनाने का विचार करता है, ताकि उसे टमाटर भी मिल सकें जो अब दुर्लभ हो रहे हैं। इन सब विचारों के बारे में सोचते हुए वह डील पर सहमति जताता है और जैसे ही वह उस पर हस्ताक्षर करता है, यह उनके बीच एक आधिकारिक अनुबंध बन जाता है। डोंगशिक पैडलर कैट को सूचित करता है कि वह अपडेट प्राप्त करेगा, क्योंकि यह डील डंजन के बाहर भी वैध है, और उसे बताता है कि वह 10 दिनों में फिर से तेओ से मिलेगा। उत्साहित होकर वह तेओ से कहता है कि वह सियोन को सूचित कर दे कि डोंगशिक, फीनिक्स गिल्ड का नेता, यह काम कर सकता है और उसका परिवार अब सुरक्षित हाथों में है। अगला दृश्य हमें उस गुफा में ले जाता है जहां बनी अपने नए घर बना रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बाहर कर दिया है, जबकि उन्होंने खुद के लिए एक अद्भुत घर बनाया। अंकल सान हल और कांटेदार बनी की मेहनत की सराहना करता है और उनके घर की हरी प्याज की छत और मजबूत मिट्टी की दीवारों को देखकर प्रशंसा करता है, यह सोचते हुए कि अब दिनों से बनी अपने माता पिता को छोड़कर अपने नए घर में रह रहे हैं। हमारा लड़का यह भी नोटिस करता है कि बनी ने एक लाउंज भी बनाया है, यह सोचते हुए कि काश वह भी खुद के लिए एक लाउंज बना सकता। वह बनी की मेहनत की सराहना करता है और इस मौके पर एक हाउस वार्मिंग पार्टी आयोजित करने का निर्णय लेता है। अब छोटे बनी अपने नए घरों में चले गए हैं, जबकि बड़े बनी अपनी साधारण जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। बाद में सान और बनी गैंग हाउस वार्मिंग पार्टी देते हैं और अपने टमाटर के पेय का आनंद लेते हैं। वह ब्लैक बनी की सराहना करता है, जो उन्हें गुणवत्ता वाली मछली प्रदान करता है और अपनी गाजर कप में रस भरता है। गाजर कप पकड़े हुए एरेला बनी की रचनात्मकता की सराहना करती है, जो गाजर के कप बना रहे हैं, जो उसके आकार के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन वे कप को भी खा सकते हैं। जो मजेदार हिस्सा है, अपनी गाजर पर कुतरते हुए सान को कपल बनी पर नजर पड़ती है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। उन्हें एक छाया भरी नजर से देखते हुए वह सोचता है कि यह अजीब है कि उन्होंने अपने बच्चों को बाहर कर दिया। वह बनी से यह चेतावनी देता है कि वे जल्द ही अपने नए भाई बहन का स्वागत कर सकते हैं। तभी एक सूचना खिड़की सामने आती है, जो उसे बीजों की दुकान के खुलने के बारे में सूचित करती है। उत्साहित सान इस बारे में सोचते हुए उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि वह फार्मिंग के काम में व्यस्त होने के कारण लगभग भूल ही गया था। वह बीजों की दुकान खोलता है और उसके सामने 3 प्रकार के बीज आते हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी बीज, आलू बीज और लेटस बीज शामिल है। लेटस बीज को लेकर उसे खुशी होती है, क्योंकि वह पोर्क बारबेक्यू के साथ अच्छा होगा, लेकिन मांस की कमी के कारण वह लेटस बीज छोड़ देता है और अन्य 2 विकल्पों पर विचार करता है। वह अधिक कार्ब्स प्राप्त करने के लिए आलू के बीज खरीदने का निर्णय लेता है और बीजों की दुकान से खरीदारी करने पर ढेर सारे इनाम प्राप्त करता है।
आलू के बीज आने का इंतजार करते हुए अचानक ऊपर से एक आलू का बोरा गिरता है। वह आलू के बोरे से होने वाले जानलेवा हमले से मुश्किल से बचता है, जिससे बनी डर के मारे जिम जाते हैं। इसके बाद वह आलू की ओर देखता है और उन्हें जल्दी लगाने और फसल लेने के लिए उत्साहित हो जाता है। हमारा लड़का आलू से बनने वाले सभी प्रकार के व्यंजनों के बारे में सोचता है, जैसे उबले आलू और आलू के पैनकेक, और ये विचार उसे लार टपकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उत्साही होकर वह खुशी से घोषणा करता है कि वे अगले दिन से आलू बोने की शुरुआत करेंगे। इन सभी घटनाओं के दौरान सान तेओ के बारे में सोचता है, यह मानते हुए कि वह सही तरीके से सभी मिशन पूरा कर रहा होगा और सर्वोत्तम की उम्मीद करता है। दृश्य फिर से उस मध्यवर्ती क्षेत्र में बदलता है जो पैडलरों का एक व्यस्त बाजार लगता है। यहाँ हम तेओ को बुनियादी सामान जैसे कंबल, तकिए, चमचे और एक फ्राइंग पैन खरीदते हुए देखते हैं, जो वह गुफा के लिए ले जाने वाला है। वह विक्रेता फॉक्स से कीमतों के बारे में पूछता है। फॉक्स उसे इन सभी सामानों की कुल कीमत 6 डजन सिक्के बताता है, जो तेओ को ठीक नहीं लगता, इसलिए वह दुकानदार से कीमत कम करने की मांग करता है। फॉक्स 5 डजन सिक्के में कीमत घटाने पर सहमत होता है, लेकिन पैडलर कैट और भी कम कीमत चाहता है, जिससे फॉक्स यह कहता है कि उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए भी मार्जिन बनाना होता है। आत्मविश्वास से भरा तेओ बिना कुछ खरीदे बाजार छोड़ देता है, जिससे फॉक्स चौंक जाता है। दुकानदार इस साहसी कदम को देखकर चौंक जाता है और तेओ से पूछता है कि क्या वह बस यूं ही जाने वाला था। पैडलर कैट जवाब देता है कि फॉक्स ने उसे एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव नहीं दिया, जिस पर दुकानदार सहमत होता है और कीमत को 3 डजन सिक्के पर सेट करता है। अंत में कीमत 2 सिक्के तय हो जाती है। तेओ सामान खरीदने के बाद तेजी से भागता है, फॉक्स को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने सोचा था कि वह एक नया पैडलर है, लेकिन वह तो एक चालाक सौदेबाज निकला। हालांकि फॉक्स बॉक्स पर कुछ देखता है और ऐसा लगता है कि तेओ कुछ छोड़ गया है जो उसका था। सांस लेने के लिए रुकते हुए तेओ एक जगह पर रुकता है और अपने आप को सराहता है कि उसने बिना नौकरी गंवाए सौदेबाजी की। खुशी उसके शरीर में बहने लगती है। फिर उसे याद आता है कि कैसे सियुन ने उसे सौदेबाजी के सभी क्लासिक टिप्स और ट्रिक्स सिखाए थे, जो बिना ठगे जाने के लिए काम करते थे, जो उसके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। वह सोचता है कि अब उसे वही करना है जो सिखाया गया था, और आत्मविश्वास से चलता है, क्योंकि अब वह एक विशेषज्ञ सौदेबाज हंटर बन चुका है। वह देखता है कि एक बुरा गॉब्लिन एक अन्य पैडलर को ठग रहा है। गॉब्लिन फॉक्स पैडलर को एक विशेष उपहार देने का प्रस्ताव करता है। वही शब्द वही कहता है जो उसने तेओ से कहा था, एक मेंटर व्यापारी होने के बारे में, अपने जूनियर व्यापारी का समर्थन करते हुए, और वही बेकार सामान उसे बेचता है जो उसने तेओ को बेचे थे, जो टॉवर के बाहर से थे। बुरे गॉब्लिन को देखते हुए तेओ डर से चिल्लाता है, क्योंकि वह अपना पुराना दुश्मन देखता है जिसने उसे ठगा था और उसका पैसा खत्म करवा दिया था। वह चिल्लाता है, ठग, और गॉब्लिन उसे अचानक पहचान लेता है, उसे अपना दोस्त कहकर पुकारता है। स्कारम तेओ के कंधे पर हाथ डालता है और उससे पूछता है कि क्या उसने वह सामान कम कीमत पर बेचा है जो उसने उसे दिया था, क्योंकि वह उस बिल्ली के लिए बुरा महसूस कर रहा था। यह सुनकर तेओ गुस्से से उसका हाथ झटक कर दूर कर देता है, यह स्पष्ट करते हुए कि वह उसका दोस्त नहीं है। फॉक्स पैडलर को स्कारम के जाल में गिरने से बचाने के लिए वह सब कुछ बता देता है, यह बताते हुए कि जो कंटेनर फॉक्स पैडलर के पास है वह कोई जादुई संरक्षण फ्लास्क नहीं है, बल्कि वह केवल तरल को इंसुलेट करता है ताकि हीट ट्रांसफर को रोक सके, और इससे ठंडा होने में देरी होती है। स्कारम इस सब से चकरा जाता है और यह सोचने लगता है कि उसे ये सब जानकारी कैसे मिली। वह उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तेओ ने गलत समझा है, लेकिन तेओ, जो अब और सहन नहीं कर पा रहा था, वह सुरक्षा को बुलाकर चिल्लाता है कि यह बुरा गॉब्लिन लोगों को ठग रहा है। इस बीच स्कारम घबराया हुआ है और जल्दी से वहां से भाग जाता है, तेओ को चेतावनी देता हुआ कि वह इस सब के साथ नहीं बच पाएगा। पैडलर कैट फिर नई व्यापारी से यह अनुरोध करता है कि वह ऐसे ठगों से सतर्क रहे जो नए व्यापारियों को ठगते हैं। फॉक्स पैडलर उसकी कृपा की सराहना करता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर वह अपना परिचय देता है। तेओ अपने रास्ते पर वापस जाता है, जबकि नई फॉक्स पैडलर उसे एक अजीब नजर से घूरती है जो नीले चादर में छिपी हुई है।
मिशन को निलंबित करते हुए फॉक्स अपनी टीम के सदस्य को बुलाती है और वे एक्शन पैक्ट एंट्री करते हैं। उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। केप और पुलिस हैट पहने कुत्ते उसके सामने आते हैं और वह उनसे हाल की घटना के बारे में पूछताछ करती है, यह कहते हुए कि उसने उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए कहा था जो दखल देता। कुत्ते एजेंट्स बताते हैं कि वे 100 मीटर के दायरे की जांच कर रहे थे और यह पैडलर कैट कहीं से प्रकट हुआ था। इसके लिए वे खेद व्यक्त करते हैं। हमें यह जानकारी मिलती है कि जो फॉक्स पैडलर बनी के रूप में छुपा हुआ था वह पैडलर्स एसोसिएशन के सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का एजेंट जेरस है। एजेंट जेरस अपनी एजेंट को इस गलत बहाने के लिए डांटती है, यह बताते हुए कि उनकी टीम महीनों से स्कारम को गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी और उनका सारा काम व्यर्थ जा सकता है। वे ब्यूरो मुख्यालय वापस लौटते हैं, जहां वह एजेंट्स को आज की गलती पर विचार करने के लिए 100 पेज का एक्शन रिपोर्ट लिखने का आदेश देती है। यह हमें पता चलता है कि पेडलर्स एसोसिएशन विभाग को व्यापारियों के अनैतिक व्यवहार